नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। सरकार और किसानों के बीच नहीं बन रही बात, कई दिनों से धरने पर किसान, आखिर कब निकलेगा समाधान। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, सीएम शिवराज बोले भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं पर फेंके गए पत्थर टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील साबित होंगे। बंगाल में हमले पर विजयवर्गीय का खुलासा, बोले पहले ही मिल गई थी हमले की सूचना, गृह मंत्रालय को भी बता दिया गया था। एमपी में ड्रग्स कारोबार को लेकर एक्शन में सीएम की डीजीपी को निर्देश, नशा बेचने वाले माफियाओं को नस्तनाबूद कर दो। स्कूल खोलने की तैयारी, संचालकों के अल्टीमेटम के बाद अब 14 दिसंबर से खुल सकते हैं 10वीं और 12वीं के स्कूल। और बर्फबारी के बाद समूचे उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, कोहरे की चादर से लिपटे देश के कई राज्य, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल शुरू हो गया है। डायमंड हार्बर जाते वक्त जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर फेंके गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे से हमला भी किया गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी काफिले में मौजूद थे, उनकी भी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। इससे पहले बीजेपी ने जेपी नड्डा के दौरे पर सुरक्षा चूक का आरोप लगाया है। ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मुकुलदा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूँ कि कभी ऐसा लग रहा था, मन पत्र भी लिखा था, हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई होने की संभावना है। हमारे कार्यकर्ताओं ने सूचना दी थी तो हमने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, यहाँ के एसपी को चिट्ठी लिखी, फिर केंद्रीय गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी और उनसे भी कहा कि यहाँ पर अराजकता का वातावरण बन सकता है। मुझे लगता है कि इसीलिए आज सेंट्रल फोर्स तो हमारे साथ बड़ा था, पर जितने गुंडे थे उनकी तुलना में हमारे पास फोर्स कम था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले को लेकर के ममता बनर्जी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ वो कायराना है। वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ममता सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ कहा, आपको दिखा देते हैं। ममता दीदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की कार पर हमला करवाया है, पत्थर फेंकवाए। ये कायराना हमला है। पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया है, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है जिसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। ममता दीदी, नड्डा जी की गाड़ी पर फेंका गया पत्थर बंगाल में टीएमसी के कफन में अंतिम कील साबित होगा। न बंगाल ये हमला बर्दाश्त करेगा, न देश ये हमला बर्दाश्त करेगा। डरी हुई ममता बनर्जी पराजय के भय से आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाड़ियों पर पत्थर फेंकवा रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी डरने नहीं वाली। सिंहासन खाली करो कि भाजपा आती है। इस हमले का जवाब
पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा को वोट देगी। भगवान की कृपा से नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती रहेगी। ये ममता दीदी के जो माफिया है, जो प्रायोजित रूप से इस तरह की भाजपा के कार्यकर्ताओं को डरपाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भाजपा कार्यकर्ता डरेगा नहीं, ना भाजपा का कार्यकर्ता झुकेगा। मैं स्वयं अभी पश्चिम बंगाल में ही हूँ 3 दिन से, और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से बेहद शर्मनाक मामला सामने आया, जहां 2 युवकों पर आरोप लगाए कि उन्होंने एक दलित युवक को सिर्फ इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि उसने उनके खाने को गलती से छू लिया था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। संतोष पाल खिलावन गड़रिया का लड़का पकड़ के ले गया है यहाँ। अच्छा। भूरा सोनी का भाई एक रहा है, दादा का लड़का है वो, उसका नाम मालूम नहीं है मेरे को। अच्छा। बाहर रहता है। अच्छा। अब भूरा भी रहा है। अच्छा। सब भी रहा है। हाँ। अब वहाँ यहाँ से पकड़ के ले गए हैं नारी का नहीं, वहाँ जंगल में। अच्छा। वहाँ चाहे जो कुछ किया है, मारा है उसको, बहुत भी मारा है। खबर रीवा से है, जहां पर जिले की हनुमाना पुलिस ने डीजल पेट्रोल के अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए एक टैंकर पकड़ा, जिसमें 20,000 लीटर डीजल लोड किया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि टैंकर क्रामक यूपी से 70T6172 में लोड 20,000 लीटर डीजल शहडोल एवं उमरिया जिले का था, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही थी। हनुमाना पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद कार्रवाई में टैंकर को पकड़ लिया गया, जिसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चलें, यूपी में डीजल पेट्रोल के दाम कम है, इसी कारण अवैध कारोबारी यूपी से डीजल पेट्रोल लोड करके एमपी में बिक्री करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। ये कारोबार बॉर्डर क्षेत्र में काफी फल फूल रहा है। ये टैंकर यूपी 66T6172 जो डीजल टैंकर, इसे नुमान खान चला रहे थे। इसमें जो कि यूपी तरफ से यहाँ आ रहा था, तो इसको रोककर चेक किया गया, तो इसमें 20,000 लीटर डीजल का बिल लगा है, जिसका बिल की कीमत है 14,14,263 रुपये। किंतु ये उत्तर प्रदेश के मुगल सराय से मध्य प्रदेश के बुढ़ार और पाली उड़िया, ऐसा बड़ा कंफ्यूजिंग एड्रेस पड़ा हुआ है। क्योंकि शेर द्वारा बच्चे की मौत का ये मामला टाइगर रिजर्व सीधी के वन परिक्षेत्र ब्यौहारी के गांव बोचारो के ब्यौहारी का है, जहां खेत में शौच के लिए गए एक 9 साल के बच्चे रोहित को एक मादा शावक बाघ ने जंगल में ले जाकर के अपना शिकार बना लिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर संजय टाइगर रिजर्व सीधी एवं उत्तर वन मंडल शहडोल के अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं और बालक के शव को बरामद करके शव का परीक्षण करने के बाद परिजनों को सौंपने के साथ 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। अंबेडकर नगर जागृति मंच के जिला अध्यक्ष ने बताया कि नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के गांव अरनिया जटिया के निवासी पवन जाटव के साथ राजकिशोर सिंह द्वारा एसीसी लिमिटेड कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर कई बार किशोर सिंह द्वारा बैंक अकाउंट में पैसे डलवा दिए गए और नौकरी के नाम पर पवन जाटव से 2 लाख से भी ज्यादा की ठगी कर ली गई। इसकी शिकायत पवन जाटव ने नारायणगढ़ थाने में की, तो नारायणगढ़ पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर के अंबेडकर नगर जागृति मंच के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर एसडीओपी को ज्ञापन दिया गया और ठगी करने वाले फ्रॉड कंपनी के किशोर सिंह पर कार्रवाई की मांग की गई।
थाना प्रभारी के खिलाफ ही दिया है, क्योंकि मुझे लगता है अभी महीने 15 दिन में 2 घटनाएं हो गई। एक इसमें ये SC/ST के विरुद्ध ही काम करते हैं, इनकी मंशा शायद SC/ST को सरलता से काम करने की नहीं है। अभी हमारे एक बालक के साथ 2,40,000 की नौकरी के नाम पर ठगी हुई है, वो भी 3 तारीख से वहाँ लगातार थाने के चक्कर लगा रहा है, उसके बावजूद भी उसकी आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है। विदिशा के लटेरी में नगर पालिका प्रशासक SDM तन्मय वर्मा द्वारा अनूठी पहल करते हुए चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया। इस अवसर पर SDM द्वारा वार्ड में घूमकर लोगों से चर्चा की गई। साफ सफाई रखने के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य भी किया गया। उन्होंने बताया कि इस तरीके से चौपाल अभी वार्डों में आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि लोगों की समस्याओं का निराकरण मौके पर किया जा सके। इसी अवसर पर SDM द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। निढौरी जिला अस्पताल में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही देखने को मिली। लगभग 30 किलोमीटर दूर भंवरखंडी गांव से 108 जननी एक्सप्रेस वाहन से आई महिला का प्रसव अस्पताल के मुख्य गेट पर जननी एक्सप्रेस वाहन में हो गया। गंभीर स्थिति में हुए प्रसव में नवजात की मौत हो जाती है। आपको बताते चले 108 वाहन से लाई गई महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों और 108 के इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने तत्काल मैटरनिटी वार्ड के स्टाफ को सूचना दी। गेट पर चलने की बात कही पर मैटरनिटी वार्ड की नर्सों द्वारा उनको इधर उधर भटका करके भगा दिया जाता है। भंवरखंडी से क्या है, लिवर पेन का केस 7-8 मंथ प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं था इनका, 9 मंथ है। लेके आए, इसको लाने वाले ने पर्ची कटवा ली। सिस्टर ऊपर गए लेने सिस्टर के पास। सिस्टर बुलाने गए तो वो चिल्लाने लगी, बोलती यहाँ जाओ, उनको बताओ, ये करो वो करो। कब से बुला रहे हैं। इसके बाद परिजनों के साथ भी दो बार गए मैं 2 बार गया मैंने, तो बोलते हैं कि बुला लो, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, हमको क्यों बता रहे हो। मध्य प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल कृषि विधेयकों के लिए किसानों का समर्थक जुटाने के अभियान में जुट गए हैं। आपको बताते चले हरदा जिले के ग्राम भैंसादेही में किसानों की चौपाल को संबोधित करते हुए कमल पटेल ने कहा कि किसान जागरूक हो और कृषि विधेयकों को अपना समर्थन दे करके कृषि के विकास में अपनी सहभागिता दे। नए कृषि विधेयक को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री कमल पटेल समर्थन जुटाने के अभियान को किसानों के बीच ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक खाते खुलवाकर सीधे खातों में पैसा भेजना शुरू किया तो कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, जिस विपक्षी दल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से कृषि बिलों के समर्थन में आगे आकर के अपनी आवाज उठाने की अपील करी, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कृषि विधेयकों को लागू कर सके। चौपाल में मौजूद किसानों ने कृषि विधेयकों को किसानों के लिए हितकारी बताते हुए कहा कि वह पूरी तरह से बिलों का समर्थन करते हैं और इन्हें लागू करने के लिए सरकार के साथ है। 3800 4000 के अंदर 3500 3200 बिकरा था चना और 4875 का समर्थन मिलता और सरसों का समर्थन मिलता है 4425। अपनी सरसों का मुट्ठी बांधकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, भगवान बलराम की। मैं कहूंगा नर्मदे हर, आप दोनों हाथ उठा के कहेंगे जिंदगी भर नर्मदे हर। 15 कुंटल से 20 यानी 5000 बाजार में 3800 4000 के अंदर 3500 3200 बिक रहा था चना और 4875 का समर्थन। 5 एकड़ और उसके 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो गई है। 5 एकड़ में उसकी 50,000 की कभी फसल नहीं हुई जीवन में और पांचों को 10,000 मिलेंगे तो 50,000 साल के मिलेंगे, तो उसके लिए तो 10,000 50 लाख और 50 करोड़ के बराबर है कि नहीं क्यों भाई। और ये 77 लाख किसानों को मिला है। मैंने वहां किसान संगठन से पूछा कि मोदी जी ने ये क्या उद्योगपतियों के लिए किया। देश में 75% किसान
5 एकड़ से छोटे हैं। देश के इतिहास में गुरुवार का दिन काफी अहम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन की नींव रखी, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है। हम देशवासी मिलकर संसद के नए भवन को बनाएंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र को ही शासन का आधार बनाया था। हजारों साल पहले रचित हमारे वेदों में से ऋग्वेद में लोकतंत्र के विचार को समज्ञान यानी समूह चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में देखा गया है। साथियों, आमतौर पर अन्य जगहों पर जब डेमोक्रेसी की चर्चा होती है तो ज्यादातर चुनाव की प्रक्रिया, इलेक्टेड मेंबर्स, उनके गठन की रचना, शासन प्रशासन, लोकतंत्र की परिभाषा इन्हीं चीजों के आसपास रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था पर अधिक बल देने को ही ज्यादातर स्थानों पर उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है, तत्व भी है, तंत्र भी है। समय समय पर इसमें व्यवस्थाएं बदलती रही, प्रक्रियाएं बदलती रही, लेकिन आत्मा लोकतंत्र ही रही। और विडंबना देखिए, आज भारत का लोकतंत्र हमें पश्चिमी देशों से न समझाया जाता है। जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। साथियों, भारत के लोकतंत्र में समाही शक्ति ही देश के विकास को नई ऊर्जा दे रही है, देशवासियों को नया विश्वास दे रही है। दुनिया के अनेक देशों में जहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर अलग स्थिति बन रही है, वहीं भारत में लोकतंत्र नित्य नूतन हो रहा है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कई लोकतांत्रिक देशों में अब वोटर टर्नआउट लगातार घट रहा है। इसके विपरीत भारत में हम हर चुनाव के साथ वोटर टर्नआउट को बढ़ाते हुए देख रहे हैं, बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसमें भी महिलाओं और युवाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। साथियों, इस विश्वास की, इस आस्था की वजह है भारत में लोकतंत्र हमेशा से ही गवर्नेंस के साथ ही मतभेदों और विरोधाभासों को सुलझाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी रहा है। अलग अलग विचार, अलग अलग दृष्टिकोण, ये सब बातें एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को सशक्त करते हैं। डिफरेंसेस के लिए हमेशा जगह हो,
लेकिन डिस्कनेक्ट कभी ना हो, इसी लक्ष्य को लेकर हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ा है। गुरु नानक देव जी ने, और बड़ी सटीक बात कही है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, जब लग दुनिया रही है नानक, जब लग दुनिया रही है नानक, किछु सुनिए किछु कहिए। यानी जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। कुछ कहना और कुछ सुनना, यही तो संवाद का प्राण है, यही लोकतंत्र की आत्मा है। पॉलिसीज में अंतर हो सकता है, पॉलिटिक्स में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम पब्लिक की सेवा के लिए हैं। इस अंतिम लक्ष्य में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। वाद संवाद संसद के भीतर हो या संसद के बाहर, राष्ट्र सेवा का संकल्प, राष्ट्र हित के प्रति समर्पण लगातार झलकना चाहिए। और इसलिए आज जब नए संसद भवन का निर्माण शुरू हो रहा है, तो हमें याद रखना है कि वो लोकतंत्र जो संसद भवन के अस्तित्व का आधार है, उसके प्रति आशावाद को जगाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमारे यहां जब मंदिर के भवन का निर्माण होता है, तो शुरू में उसका आधार सिर्फ ईंट पत्थर ही होता है। कारीगर, शिल्पकार सभी के परिश्रम से मंदिर के भवन का निर्माण पूरा होता है। लेकिन वो भवन एक मंदिर तब बनता है, उसमें पूर्णता तब आती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा होने तक वो सिर्फ एक इमारत ही रहता है। साथियों, नया संसद भवन भी बनकर तो तैयार हो जाएगा, लेकिन वो तब तक एक इमारत ही रहेगा जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा किसी एक मूर्ति की नहीं होगी। लोकतंत्र के इस मंदिर में इसका कोई विधा विधान भी नहीं है, विधि विधान भी नहीं है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे इसमें चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि, उनका समर्पण, उनका सेवा भाव इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। उनका आचार, विचार, व्यवहार इस लोकतंत्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। भारत की एकता, अखंडता को लेकर किए गए उनके प्रयास इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा बनेंगे। जब एक एक जनप्रतिनिधि अपना ज्ञान, अपना कौशल्य, अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपना अनुभव पूर्ण रूप से यहां निचोड़ देगा, राष्ट्रहित में निचोड़ देगा, उसी का अभिषेक करेगा, तब इस नए संसद भवन की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यहां राज्यसभा काउंसिल सब स्टेट्स है, एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बल देती है। राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, राष्ट्र की मजबूती के लिए राज्य की मजबूती, राष्ट्र के कल्याण के लिए राज्य का कल्याण, इस मूलभूत सिद्धांत के साथ काम करने का हमें प्रण लेना है। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले कल में जो जनप्रतिनिधि यहां आएंगे,
उनके शपथ लेने के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के इस महायज्ञ में उनका योगदान शुरू हो जाएगा। इसका लाभ देश के कोटि कोटि जनों को होगा। संसद की नई इमारत एक ऐसी तपोस्थली बनेगी जो देशवासियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम करेगी, जन कल्याण का काम करेगी। साथियों, 21वीं सदी भारत की सदी हो, यह हमारे देश के महापुरुषों और महान नारियों का सपना रहा है। लंबे समय से इसकी चर्चा हम सुनते आ रहे हैं। 21वीं सदी भारत की सदी तब बनेगी जब भारत का एक एक नागरिक अपने भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपना योगदान देगा। कभी कभी तो लगता है जैसे अवसर की बाढ़ आ रही है। इस अवसर का हमें किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इन अवसरों को हमें हाथ से निकलने नहीं देना है। पिछली शताब्दी के अनुभवों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन अनुभवों से सीखे और उन अनुभवों की सीख हमें बार बार याद दिला रही है कि अब समय नहीं गंवाना है, समय को साधना है। साथियों, एक बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण बात मैं आज जिक्र करना चाहता हूं। वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने देश की जनता के सामने 1897 में कहा था कि अगले 50 सालों के लिए उन्होंने एक आह्वान किया था और स्वामी जी ने कहा था कि आने वाले 50 सालों तक भारत माता की आराधना ही सर्वोपरि हो। देशवासियों के लिए उनका यही एक काम, भारत माता की आराधना। और हमने देखा उस महापुरुष की वाणी की ताकत। इसके ठीक 50 वर्ष बाद 1947 में भारत को आजादी मिल गई थी। आज जब संसद के नए भवन का शिलान्यास हो रहा है तो देश को एक नए संकल्प का भी शिलान्यास करना है। हर नागरिक को नए संकल्प का शिलान्यास करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने उनके उस आह्वान को याद करते हुए हम सबको ये संकल्प लेना है। ये संकल्प हो इंडिया फर्स्ट का, भारत सर्वोपरि। हम सिर्फ और सिर्फ भारत की उन्नति, भारत के विकास को ही अपनी आराधना बना ले। हमारा हर फैसला देश की ताकत बढ़ाए। हमारा हर निर्णय, हर फैसला एक ही तराजू में तोला जाए और वो तराजू है देश का हित सर्वोपरि, देश का हित सबसे पहले। हमारा हर निर्णय वर्तमान और भावी पीढ़ी के हित में हो। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने तो 50 वर्ष की बात की थी। हमारे सामने 25-26 साल बाद आने वाली भारत की आजादी की 100वीं बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।